Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, IQ टैब का न्यू लोगो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हो चुका है एंड आई एम रियली श्योर कि आप सभी ने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा। तो बहुत से क्वेरीज और बहुत से डाउट्स मेरे पास आते हैं कि जो IQ टैब चैनल है वहाँ पे किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से की तैयारी करवाई जाती है। तो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि मेरे साइड से जो भी वीडियोस आती हैं या फिर सर जो भी वीडियोस यहाँ पे डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली हम यूपीएससी फील्ड की ही तैयारी करवा रहे हैं। बिकॉज मोर और लेस जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो हर एक, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो या फिर करंट हो, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है। चाहे आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं या फिर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो लोअर एग्ज़ाम्स है लाइक बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो जीके पूछी जाती है, आई नो इतनी डेप्थ में नहीं पूछती, बट उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी वीडियोस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी पे दी जाती है कि आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छे से डेवलप हो पाए। उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं हमने ये यूपीएससी का एक्रोनिम जो है डिज़ाइन किया है, जो कि है अंडरस्टैंड प्रोसेस एंड स्टडी कंसिस्टेंटली। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर अदर एग्ज़ाम्स हो, तो उस एग्ज़ाम के पीछे का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हर एक एग्ज़ाम की देखो अपनी अपनी डिमांड होती है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज क्या है, कितना प्रैक्टिस करना है, तो कहाँ से हमें पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं अगर हमें डे वन से अगर क्लियर होगा वो प्रोसेस, तो आगे जाके हम कह सकते हैं कि आपके जो स्टडी पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी डायरेक्शन देगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो प्रोसेस को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड देन स्टडी करना है आपको कंसिस्टेंटली, ठीक है। यानी ब्रेक नहीं आना चाहिए आपकी स्टडी में। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे वो हिस्ट्री का आपको देखने को मिलेगा कि क्रोनोलॉजिकली मैं पीछे की चीज़ें को भी आपको समझाती हुई चलती। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम जब फैक्ट्स वगैरह के पीछे भागते हैं तो हम वो उसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं वो मिस आउट करने लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी नया टॉपिक या फिर नई चीज़ें आप रिवाइज कर रहे हो, तो उसके पीछे का जो भी चीज़ें हुई हैं उसको आप डे वन से जो है रिवाइज करते हुए चलो। तो दैट इज़ वाई हमने इस तरीके से इस यूपीएससी का एक्रोनिम डिज़ाइन किया है, दैट इज़ अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड स्टडी कंसिस्टेंटली। एंड आई एम श्योर, चाहे सर हो या मैं हूँ, हम दोनों बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपकी प्रिपरेशन में हम बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ, आपकी जितनी हेल्प हो सके वो हेल्प कर पाएँ। एंड आई एम रियली श्योर कि आप सब जो है लाइफ में अच्छा सक्सेस प्राप्त करें। एंड उसमें उस सक्सेस में अगर हमारी भूमिका कुछ ना कुछ रही होगी तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। अब बिना किसी देरी के फाइनली हम अपने चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। आज जो बेसिकली हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत का, वो है स्टेट लेजिस्लेचर। चैप्टर नंबर 33 है ये लक्ष्मीकांत का। हम 7th एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 33। अब स्टेट लेजिस्लेचर, इससे पहले वाला जो हमारी वीडियो थी वहाँ पे हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 32 को फिनिश कर लिया था, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। एंड आई एम श्योर उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एंड कोशिश करना है कि आपको जो भी डाउट्स हो वो आपको टाइम टू टाइम आपके क्लियर हो सके। दैट्स वाई आप उसको अच्छे से बेसिकली रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर है किन किन आर्टिकल्स में वो कवर किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में है। देन हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो हम समझेंगे। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्या कंपोजिशन है 2 हाउसेस का, यानी जो यहाँ पे हाउस की बात की जा रही है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो कितनी स्ट्रेंथ है उनकी, नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने आते हैं, अब अभी कितने आते हैं, पहले कितने थे, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कि बहुत सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई हैं, वो भी हम जानेंगे। देन हम देखेंगे किस तरीके से स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देन रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस के बाद कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। और रिजर्वेशन जो है सीट्स जो होती है SC और ST की, वो भी हम कवर करेंगे। सिमिलरली हम कंपोजिशन ऑफ काउंसिल देखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके से इलेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इतना टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम फिनिश कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक।
तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बताया गया है कि द स्टेट लेजिस्लेचर ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ स्टेट। यानी स्टेट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सेंट्रल पोजीशन पे आपको स्टेट लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में जिस तरह से आपको पार्लियामेंट देखने को मिलता है कि जो भी काम जो है बेसिकली सरकार करती है, जो भी लॉज लेके आने, इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, वो कहीं ना कहीं इस पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो सिमिलर फंक्शन पे आपको स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, वो काम कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर करता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा जो पार्ट 6 है, आर्टिकल नंबर 168 से लेके 212 तक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि वो बात करता है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या कंपोजिशन है, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, उनका प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या प्रिविलेजेस जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो है मेंबर्स को प्रोवाइड की गई है, क्या क्या पावर है आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली की या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की, एंड सो ऑन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी जो भी चीज़ें हैं स्टेट लेजिस्लेचर की वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है अंडर आर्टिकल 168 से लेके 212 तक। तो दीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द पार्लियामेंट बट देर आर सम डिफरेंसेज एज वेल। मतलब सिमिलर तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जिस पैटर्न पे वहाँ पे लोकसभा थी एंड राज्यसभा थी, उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, काउंसिल देखने को मिलेगी, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको ऑलवेज यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर एक स्टेट में जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बिकॉज उनकी जो भी पॉपुलेशन रेशो है उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी यूनिफॉर्मिटी आपको दिखने को नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव यूनिकैमरल सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम है, यानी सिर्फ वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो यूनिकैमरल में जब भी बात हो तो याद रखना वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है। वाइल अदर्स हैव बाइकैमरल सिस्टम। बाकी जो आपको देखने को मिलेगा एट प्रेजेंट 2019 के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 ऐसे स्टेट हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे आपको बाइकैमरल सिस्टम देखने को मिलेगा। दैट इज़ वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार हो गया, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एबॉलिश। यानी जम्मू कश्मीर उससे पहले, जैसे कि हम जानते हैं 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एग्जिस्ट करती थी, बट उस पर्टिकुलर काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। बिकॉज देखने को ये मिलेगा कि इससे पहले जो आपका जम्मू कश्मीर था उन्होंने अडॉप्ट किया था बाइकैमरल लेजिस्लेचर बाय इट्स ओन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ यानी हमारे कंट्री में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, अदरवाइज बाकी स्टेट जो है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही फॉलो करते हैं। बट जब से इस तरीके से हमने देखने को मिला किस तरीके से स्पेशल स्टेटस जो है ख़त्म कर दिया गया है, अब जम्मू कश्मीर जो है सिंपली हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को फॉलो करता है। एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अबॉलिश कर दिया गया था बाय द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। बाकी अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, बिकॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किन किन स्टेट्स में जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो वहीं पे हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु ने अपना एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट निकाला था 2010 में, हैज़ नॉट कम इन टू फोर्स, बट वो कभी ये जो एक्ट है कभी फोर्स में नहीं आया। देन हमें देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल इन आंध्र प्रदेश वॉज रिवाइव्ड बाय द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005। यानी आंध्र प्रदेश ने क्या किया 2005 में अपनी जो असेंबली है वहाँ पे उन्होंने आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट निकाला, और इस एक्ट के तहत बेसिकली 2005 में जो आया था, फाइनली आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल वापस से रिवाइव होती है। रिवाइव करने का मतलब यहाँ पे ये है कि इससे पहले जो आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अबॉलिश कर दी थी, बट बाद में जब 2005 में फिर से उनकी असेंबली ने जब इस काउंसिल एक्ट को पास किया, एंड देन आपको देखने को मिलेगा वापस से आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिवाइव कर दिया गया। देन यहाँ पे बोला गया द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 प्रोवाइडेड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि 7th अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में आया था उसने कहीं ना कहीं बात की थी मध्य प्रदेश के अंदर क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। हाउएवर द नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट हैज़ टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, सो फार नो सच नोटिफिकेशन हैज़ बीन मेड, हेंस मध्य प्रदेश कंटिन्यूज टू हैव वन हाउस ओनली। यानी इस तरह का जो नोटिफिकेशन था वो कभी इफेक्ट में आया ही नहीं, और क्योंकि वो इफेक्ट में नहीं आया तो आज भी देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है,
देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि द 22 स्टेट्स हैव यूनिकैमरल सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी 22 ऐसे स्टेट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही असेंबली है, दैट इज़ मतलब एक ही सिस्टम फॉलो किया जाता है, दैट इज़ यूनिकैमरल। एंड वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। हेयर द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं, गवर्नर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। यानी जब भी हम बात यूनिकैमरल सिस्टम की करेंगे तो याद रखना है वहाँ पे आपके गवर्नर होंगे और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। बट उन स्टेट्स में जहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम होता है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आपको गवर्नर भी मिलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिलेगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलेगी। यानी गवर्नर जो है कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर की। जिस तरीके से सेंटर में आपको देखने को मिलेगा जो आपके प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, सिमिलरली स्टेट के अंदर गवर्नर जो है इंटीग्रल पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे बताया गया है कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको विधान परिषद भी बोलते हैं, जो कि अपर हाउस होती है, सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं, फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोल सकते हैं, ये डिफरेंट नाम से आप जानते होंगे। वहीं हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की तो उसे विधानसभा भी बोला जाता है, लोअर हाउस होता है, फर्स्ट चैम्बर होता है, पॉपुलर हाउस होता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 169 के तहत प्रोवाइड किया है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, यानी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश भी की जा सकती है, यानी उसको बेसिकली अबॉलिश किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, क्रिएट भी किया जा सकता है। वो पावर कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट कैन अबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मान लो किसी स्टेट में ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ पे अबॉलिश भी कर सकता है, और अगर किसी स्टेट में अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वहाँ पे क्रिएट भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास है। बट पार्लियामेंट क्या खुद से कर सकता है? नहीं। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पासिस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में डिमांड की जा रही है कि हाँ भाई हमारे स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत है, तो वो असेंबली यानी वो स्टेट कहीं ना कहीं अपनी असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करेगा, और वो रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो है पार्लियामेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा अगर वो रेजोल्यूशन पास कर रहा है इस बेसिस पे कि उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो वहाँ पे पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर एक्ट ला के लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म कर देगा। अगर मान लो पर्टिकुलर स्टेट रेजोल्यूशन ला रहा है कि भाई हमारे स्टेट में जो काउंसिल है उसको हमें अबॉलिश करना है, तो पार्लियामेंट जो है उस पर्टिकुलर उसमें देखने को मिलेगा एक एक्ट लेके आएगा एंड देन उस काउंसिल को अबॉलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो रेजोल्यूशन लाने की जो बात की जा रही है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो सच अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय स्टेट असेंबली के अंदर पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर, यानी जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो डिमांड है कि उन्हें चाहिए या फिर बेसिकली अबॉलिश करनी है, तो उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेशल मेजॉरिटी से पास करो, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है वो हमेशा से हमें देखी ही है, दैट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। तो आई एम श्योर मैं मान के चल रही हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फिर भी किसी पर्सन को अगर कोई डाउट है तो वो अमेंडमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ पे मैंने इस चीज़ को अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाया है, तो वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट असेंबली है, कहीं ना कहीं इस रेजोल्यूशन को उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। देन दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टू बी डीम्ड एज अ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368 एंड इट इज पास लाइक एन ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज अ सिंपल मेजॉरिटी। यानी कि स्टेट असेंबली को तो बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना है, वो तो उनको करना ही है, ठीक है। बट पार्लियामेंट जब इस पर्टिकुलर पे जो एक्ट लेके आएगी तो वो जो एक्ट लेके आ रही है उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी जो हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, तो आर्टिकल 368 तभी पिक्चर में आता है जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करते हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आती है, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जब पार्लियामेंट इस तरह से काम करेगी, इस तरह से जो भी एक्ट लेके आएगी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके आना है, क्रिएट करना है या फिर अबॉलिश करना है, तो उसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368, बिकॉज यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करिए सिंपल एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू जो है इस पर्टिकुलर एक्ट को लेके आएगी, जिसको उसको सिर्फ अपनी असेंबली में या फिर अपना जो भी पार्लियामेंट है वहाँ पे उसको सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करना है, और जैसे एक बार पास हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर स्टेट में आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी। अगर वो अबॉलिशन के लिए था तो वहाँ पे अबॉलिश हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है द आइडिया ऑफ हैविंग सेकेंड चैम्बर in the state was criticized in the Constitutional Assembly on the ground that it was not representative of the people, that it delayed legislative process and that it has expensive institution।
यानी कहीं ना कहीं जब उस समय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब उनके मन में ये आइडिया आया कि यार हमें सेकंड चैम्बर भी बनाना चाहिए स्टेट में, तो बहुत से जो आप ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे या फिर जो भी वहाँ पे एक्सपर्टीज़ होंगे, उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि यार हमें सेकंड चैम्बर बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज सेकंड चैम्बर अगर हम बनाते हैं तो उसका रोल बेसिकली देखने को मिलेगा, ना ही वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे जो मेंबर्स चुन के आ रहे हैं, यानी जो भी एमएलए चुन के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है अपना। जो भी आपको देखने को मिलेगा कि जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट के द्वारा जो इनको चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो ये जो एमएलए जो भी है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है, उनको अगर लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, तो हम एक ऐसे ही हम एक सेकंड चैम्बर बना दें जहाँ पे वो जो लोग यहाँ पे आएंगे वो बेसिकली लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होंगे, तो हमें उनका फ़ायदा ही क्या है ना। बिकॉज आप लेजिस्लेटिव काउंसिल इसलिए बना रहे हो जस्ट बिकॉज आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कोई पर्टिकुलर स्टेट काउंसिल इसलिए बनाता है अपने वहाँ पे, ताकि कहीं ना कहीं उनके जो मेंबर्स जो बेसिकली लोगों के द्वारा चुन के नहीं आ पाए, उनको सेकंड एक रूट मिल जाए बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एंट्री करने का। ठीक है, वो हम देखेंगे किस तरीके से स्टेट काउंसिल के अंदर आपको जो है इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, कितने कितने प्रपोर्शन में किस तरह से लोग आते हैं, और किस तरह से गवर्नर के पास भी पावर है कि कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है वो काउंसिल में। तो वो सब चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे हमें इतना समझना है कि उस टाइम पे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, क्योंकि आप यहाँ पे इस बेसिस पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि एक तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल नहीं होगा जो भी सेकंड चैम्बर बनाया जाएगा, दूसरा उसके आने से जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। क्यों डिले हो सकता है? बिकॉज अगर मान लो कोई भी बिल लाया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, पहले उसे असेंबली से पास करवाओ, फिर काउंसिल से पास करवाओ, अगर मान लो काउंसिल को पसंद नहीं आ रहा है तो वैसे ही वो डिले हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिले कर देगा। ठीक है, ये मेन जो थी बेसिकली क्रिटिसाइज इस बेसिस पे किया जा रहा था। और एक्सपेंसिव भी होगा। एक्सपेंसिव क्यों होगा? आप एक ऐसे पहले तो बात, आप सेकंड चैम्बर को लेके आ रहे हो, वहाँ पे आप अपने जो भी एमएलएज होंगे उनको रखोगे, उनको प्रॉपर सैलरी देना, उनको प्रॉपरली जो भी उनको अलाउंसेस वगैरह होता है, उनको अकोमोडेशन की फैसिलिटी देना, मतलब हर एक चीज़ आपको देना, जबकि उसकी इतनी नीड भी नहीं है आपको, फिर भी आप जो है इतना एक्सपेंसेस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कॉन्सिक्वेंटली द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द एबॉलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू इनेबल अ स्टेट टू हैव अ रिकॉर्ड हैव अ सेकंड चैम्बर और नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विलनेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये शो करता है आज की डेट में भी अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट अगर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही कहीं ना कहीं डिमांड करेगा कि नहीं मुझे काउंसिल की जरूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी एमएलएज वगैरह उनकी जो भी सैलरीज वगैरह जाएंगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टेट आपको देखने को मिलेगा, जो भी स्टेट्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के साथ ही अपना जो है काउंसिल की डिमांड की होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश गॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड इन 1957 में, आप आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया था, एंड गॉट द सेम अबॉलिश इन 1985। यानी आपको देखने को मिलेगा 1957 में उन्होंने पहले डिमांड की कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लेके आओ, और उसी टाइम पे आगे जाके देखने को मिलेगा 1985 में उन्होंने अबॉलिश भी कर दिया। देन यहाँ पे देखने को मिलेगा द लेजिस्लेटिव काउंसिल आंध्र प्रदेश वॉज अगेन रिवाइव। ठीक है, यानी 1957 पे पहले वो बनती है, 1985 में अबॉलिश हो जाती है, एंड बाद में फिर से जो है रिवाइव होती है 2007 में, आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005। जो भी हमने देखा था कि जैसे 2005 में वो वापस से जो है इस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट को लेके आते हैं, एंड 2007 के अंदर अगेन आंध्र प्रदेश के अंदर आपको काउंसिल देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे बोला जा रहा है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को अबॉलिश कर दिया था 1986 में। सिमिलरली पंजाब और वेस्ट बंगाल के अंदर भी 1969 के अंदर अबॉलिश कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं जो है क्रिएट करना या फिर अबॉलिश करना है वो सिर्फ स्टेट के ऊपर है। मतलब पार्लियामेंट का सिर्फ रोल इतना है कि वो बस आपके लिए एक्ट बना के दे देगा। अगर आपको बनाना है, आपको पर्टिकुलरली अपने स्टेट में चाहिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है इन 2010 में द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु पास अ रेजोल्यूशन फॉर द रिवाइवल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। इन 2010 में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु ने पास किया कि हमें फिर से जो रिवाइव करें लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इनेक्टेड तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010 में लेके भी आ गई थी, विच प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। हाउएवर बिफोर दिस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु पास्ड अनदर रेजोल्यूशन 2011 सीकिंग द एबॉलिशन ऑफ द प्रपोज्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह जाता है कि काउंसिल बनाना है नहीं बनाना। बिकॉज कोई पार्टी आती है जीत के, वो कहती है कि नहीं मुझे काउंसिल चाहिए, कोई पार्टी वापस आती है कि भाई हमें तो नहीं चाहिए बिकॉज खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो अबॉलिश कर देती है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पहले उसको
तमिलनाडु ने डिमांड की कि हमें चाहिए। उसके बाद उन्होंने 2010 में आपको देखने को मिलेगा एक्ट भी मतलब रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, बट जैसे ही पार्लियामेंट जो है उसके बेसिस पे एक्ट लेके आती, बट उन्होंने अगले साल इन 2011 में ही जो है फर्दर एक रेजोल्यूशन लेके आया कि हमें अबॉलिश करना है इस पर्टिकुलर प्रपोजल को, अब हमें काउंसिल नहीं चाहिए। तो आपको अभी रिसेंटली अगर हम देखने को मिले 2019 के हिसाब से, सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका में ही जो है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है। तो आई एम श्योर आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द असेंबली की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कवर करेंगे स्ट्रेंथ को। बोला जा रहा है यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 18 साल से ऊपर के जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं वोट डाल सकते हैं। इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है फिक्स कर दी गई है कि 500 ही होगी और मिनिमम फिक्स कर दी गई है 60। ठीक है, इट मीन्स दैट इट्स स्ट्रेंथ जो है वेरी करेगी 60 से लेके 500 तक, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट। यानी जिस पर्टिकुलर स्टेट का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतनी उस हिसाब से जो है स्टेट आप उस हिसाब से जो सीट जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी कि उस पर्टिकुलर असेंबली के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा हाउएवर इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा द मिनिमम नंबर फिक्स है 30, बिकॉज ऑलरेडी आप देख सकते हो गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बहुत ही छोटे छोटे स्टेट देखने को मिलेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए उनके लिए आपको देखने को मिलेगा 60 ना रखकर उन्हें 30 मिनिमम रख दिया। मैक्सिमम डिपेंड कर दिया कि अगेन कितने यहाँ पे कितने लोग हैं, बेसिकली कितनी सीट्स असेंबली में। इन केस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड की बात करें तो मिजोरम में आपको मिनिमम देखने को मिलेगी 40 और नागालैंड के अंदर 46 देखने को मिलेगी। फर्दर सम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सिक्किम एंड नागालैंड आर ऑल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिक्किम और नागालैंड के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, यानी जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ रहे हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इन पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कुछ मेंबर्स जो होते हैं इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड होके आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे इलेक्शन देख लिया किस तरीके से डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब हम देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ़ द कम्युनिटी इज़ नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली, यानी उस पर्टिकुलर असेंबली में आपको देखने को मिलेगा, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें, अगर वहाँ पे कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रहती है, ठीक है, और उसका अच्छा खासा मतलब पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ओरिजिनली अगर देखें तो इस प्रोविज़न को ऑपरेट किया गया था 10 ईयर्स तक, यानी जब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तब से लेकर 10 साल तक, यानी 1950 में हमारा कमेंस हुआ था और 1960 तक, यानी 50 से लेकर 1960 तक, यानी 10 ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगा गवर्नर जो है पर्टिकुलरली एक मेंबर को नॉमिनेट करते थे और ये चीज़ें ऐड की गई। ठीक है, एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये जो चीज़ है अप टू 2020 तक 2020 तक बेसिकली एक्सटेंड कर दी गई थी बाय मिड ऑफ 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत, यानी कि 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2009 में आया था, उसने कहीं ना कहीं ये जो एक पर्सन को जो अपॉइंट करना है गवर्नर के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होना चाहिए, जो पहले 1960 तक फिक्स कर दिया गया था उससे 1960 तक इंक्रीज़ करके 2020 तक कर दिया गया कि अब 2020 तक जो है हर एक जो भी गवर्नर को लगेगा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ उन्होंने कब एक्सटेंड करी तो याद रखना है 2009 में एक्सटेंड करी है 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लेके आके। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि 2019 में एक फर्दर अमेंडमेंट होती है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दिस हैज़ नॉट एक्सटेंडेड फर्दर द ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोविजन, यानी ये जो प्रोविजन है कि आपको गवर्नर को एक मेंबर को नॉमिनेट करना है जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होना चाहिए, इस चीज़ को बेसिकली जो है एक्सटेंड करने से मना कर दिया गया। यानी आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा अभी तो राइट नाउ 2024 चल रहा है, कोई भी पर्सन यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है बेसिकली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेट नहीं किया जाता गवर्नर के द्वारा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अमेंडमेंट डिसकंटिन्यूड कर रहा है इस प्रोविजन को जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, बिकॉज अभी देखने को मिलेगा अब इतना कम्युनिटी के लोग अब रह नहीं गए हैं क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं है इनकी, तो स्पेशली एक पर्सन को नॉमिनेट करने के लिए तो वो उतना सही लगता नहीं, दैट्स वाई इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं उन्होंने बंद कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली दिस प्रोविजन सीजेस टू इफेक्ट ऑन द 25 जनवरी 2020, यानी आया तो 2019 में था ये अमेंडमेंट, पर 2020 जो 25 जनवरी 2020 से ये चीज़ें इफेक्ट में लागू हो जाएंगी कि उसके बाद से आपको कोई भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं करना है।
अब आपके मन में डाउट होगा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब होता है मीन्स अ पर्सन हुज फादर और एनी अदर मेल प्रोजेनिटर, यानी कोई भी मेल मतलब उनके फादर होंगे या फिर दादाजी होंगे या फिर कोई भी ऐसा मेल प्रोजेनिटर इन द मेल लाइन में बात की जा रही है, इज़ और वॉज ऑफ यूरोपियन डिसेंडेंट, यानी यूरोपियन डिसेंडेंट होना चाहिए। अब यूरोपियन ही क्यों, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जानते हो कि किस तरीके से जो हमारे यूरोपियंस आए थे, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे, किस तरह से उन्होंने 200 साल तक हमारे रूल किया था, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, पोर्तुगीज़ आए थे, ठीक है, तो इन सब डच वगैरह भी आए थे। तो इन सब लोगों ने क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में आके रूल किया था, तो कहीं ना कहीं उनके कुछ लोग जो है फिर इंडिया में बस गए थे, तो उनके जो भी बच्चे वगैरह पैदा होते तो उनको कहीं ना कहीं इंडियन बेसिकली माना गया। तो दैट्स वाई उनको उन कम्युनिटी को बेसिकली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नाम दिया गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है वॉज ऑफ यूरोपियन डिसेंट के होने चाहिए, बट हु इज़ डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी मेन एंग्लो इंडियन उनको बोलेंगे जो कि डोमिसाइल होने चाहिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में कहीं ना कहीं वो रहे होने चाहिए। एंड इट इज़ ऑफ बॉर्न विद सच टेरिटरी ऑफ पेरेंट्स हैबिचुअली रेसिडेंट देयर इन एंड नॉट एस्टैब्लिश देयर फॉर टेम्प्रेरी पर्पस ओनली, यानी मेन जो भी आपकी फैमिली है, यानी जो भी आपके पेरेंट्स है उस पर्टिकुलर इंडियन टेरिटरी के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो रहे होने चाहिए एट द टाइम जब बच्चा बॉर्न हो रहा है, और परमानेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं टेम्प्रेरी पर्पस के लिए रह रहे हैं तो उनका बच्चा हो गया तो आप उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मानोगे, नहीं, वो काफ़ी टाइम पे यहाँ पे डोमिसाइल होने चाहिए, यहाँ की मतलब कह सकते हैं ना, यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं टेम्प्रेरी बेसिस पे नहीं परमानेंट बेसिस पे उनका रेजिडेंस होना चाहिए, तब हम उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की जा रही है। तो फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन, अब जैसे कि हम जानते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट है, वहाँ पे इलेक्शन करवाने हैं। अब स्टेट के अंदर मान लो जो भी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है, तो किस तरीके से उन 1 लाख पॉपुलेशन में से कितने लोग चुन के आएंगे, कितने लोग जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है बैठेंगे, तो कौन उनको चुनेगा, किस तरह से होगा, वो कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के लिए देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ मतलब जो हर एक स्टेट है उसको डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, ठीक है। द demarcation of these constituencies done in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state, यानी अगर मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूपी की, जो कि सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, एंड उस यूपी में करेंटली अभी देखा जाए तो 403 सीट्स हैं उसकी पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो 403 जो सीट्स हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि उन्होंने जो है अपने स्टेट को डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया। अब इस तरह से डिवाइड करना है कि अगर मान लो आप एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा के देखते हो तो उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो इक्वल होनी चाहिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज की, यानी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि वो पॉपुलेशन उनकी इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी के लिए कि यूपी की जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 1 लाख है। अब 1 लाख इसकी पॉपुलेशन है, तो 1 लाख के हिसाब से अगर आप देखें और तो 10 सीट्स जो है यूपी को मिल रही थी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अब 10 सीट्स मिली हैं तो यानी आपको क्या करना है, अपने पर्टिकुलर स्टेट को 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर आप देखोगे तो 10,000 लोग होने चाहिए, उन 10,000 में से किसी एक पर्सन को आप यहाँ पे इलेक्ट कर रहे हो, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदा जो है चुन के आएगा और वो एक बंदा जो है इस पर्टिकुलर असेंबली में जाके बैठेगा। तो इस तरह से 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई, उन 10 कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक बंदा चुन के आएगा, यानी 10 पर्सन हो गए। वो उन 10 पर्सन की जो 10 सीट्स है वो कहीं ना कहीं आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर देखने को मिलेगी, और वो जो 10 सीट्स आपने दी है इस बेसिस पे की है कि वो जो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो सेम है, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर उठा के देखोगे तो यहाँ पे भी 10,000 की मतलब लोग रहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 10,000 है, इसमें भी 10,000 है, इसमें भी 10,000 है, और यहाँ से एक पर्सन चुन के आ रहा है, यहाँ से भी एक पर्सन चुन के आ रहा है, यहाँ से भी एक पर्सन चुन के आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे बोला जाता है कि जो मेन रेशो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट देर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी, मतलब ऑब्वियसली अगर आप ये सोचो कि ये सब किया क्यों होगा, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी लेके आनी चाहिए, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे 1 लाख की, अगर मान लो हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को इस तरह से डिवाइड कर दें कि उस पर्टिकुलर स्टेट में मान लेते हैं 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने बना दी, बट उनको हमने रेशो उनका सेम नहीं रखा, यानी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे 12,000 लोग हैं, एक में ऐसे तरह से डिवाइड कर दिया कि 5,000 लोग हैं, एक में ऐसे डिवाइड कर दिया 8,000 लोग हैं। अब 12,000 से कोई
एक चुन के आ रहा है, 5,000 वाले से एक चुन के आ रहा है, 8,000 लोगों में से एक चुन के आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई ना, ये तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत हो जाएगा। भाई इतनी पॉपुलेशन से इतने एक को चुन रहे हो, वहाँ इतनी कम पॉपुलेशन वाले से भी आप एक को ही चुन रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी क्रिएट नहीं करेगा। दैट्स वाई जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे कहीं ना कहीं उनको ये बात का आइडिया था कि किस तरीके से हमें यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करनी है रिप्रेजेंटेशन की बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बात की जा रही है बार बार पॉपुलेशन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि पॉपुलेशन कब का, बिकॉज पॉपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप देखने को मिलेगा कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ 1947 से लेके 2000, अभी हम बात कर रहे हैं 2024 के अंदर हम हैं, तो पॉपुलेशन इंडिया की जो है कंसिस्टेंटली बढ़ती ही चली जा रही है। आई थिंक अभी 140+ करोड़ ऐसा समथिंग कुछ होगी पॉपुलेशन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट अराउंड अगर मान के चले 140+ पॉपुलेशन है, तो आप देख सकते हो कि हर साल जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार आप सेंसस के थ्रू ये चेक करो कि पर्टिकुलरली हर स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, फिर उस पॉपुलेशन के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि स्टेट को कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर बांटना है। तो यानी ये जो बात यहाँ पे पॉपुलेशन की जा रही है, इट मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained at the last preceding census which the relevant figures has been published। यानी कि जब आपका जो भी लास्ट सेंसस हुआ होगा, फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं 2024 की, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी हम देखने को मिलेगा जो सेंसस यूज़ किया जाता है, तो 2011 का आई थिंक सेंसस यूज़ किया जाता है। तो 2011 में जो भी फिगर्स होगी पॉपुलेशन के, उस बेसिस के आधार पे जो आपको देखने को मिलेगा यूपी की या फिर डिफरेंट जो भी स्टेट्स हैं उनकी जो है सीट्स डिसाइड की गई हैं, उस हिसाब से स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है रीएडमिसमेंट आफ्टर द ईच सेंसस। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि आफ्टर ईच सेंसस रीएडजस्टमेंट इज़ टू बी मेड, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इन द असेंबली जो है पर्टिकुलर स्टेट में कितनी है ये एडजस्ट की जाती है, एंड उसके हिसाब से डिवीजन किस तरीके से करना है हर एक स्टेट को डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, ये हर एक सेंसस के बाद जो है किया जाता है। अब ये बेसिकली करता कौन है, यानी स्टेट के अंदर कितनी सीट्स होंगे असेंबली के अंदर वो डिसाइड करना, स्टेट को डिफरेंट यूनियन डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करना। तो इसकी कहीं ना कहीं जो पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास, यानी पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो डिटरमाइन करते हैं, पहले तो एक अथॉरिटी डिसाइड करते हैं एंड किस तरीके से किस मैनर में बेसिकली इसको किया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं जो मेन पावर है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। तो उसके लिए पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम जो है इस तरह से डिलिमिटेशन कमीशंस को बनाती हैं, यानी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू जो लेके आती है। चाहे हम बात करें 1952 में, क्योंकि 1951 में देखो इलाके वो सेंसस हुआ होगा, उसके बाद आपको 1952 में आपको देखने को मिला कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। अब इस कमीशन का काम क्या है, जो भी स्टेट की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से देखना कि वहाँ पे कितनी असेंबली के अंदर कितनी सीट्स होंगी एंड किस तरह से स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड करना है। तो 1952 में आपने देखा है, 1962, 1972 और 2002, तो इस तरीके से हमें डिलिमिटेशन कमीशन देखने को मिलती है। देन आपको देखने को मिलेगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आता है, इसने कहीं ना कहीं फ्रोजन कर दिया टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ सच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी टिल द ईयर 2000 एट द 1971 लेवल। अब देखो 1971 ही क्यों चूज़ किया होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो आप देख रहे हो इसको डिलिमिटेशन कमीशन को, तो यहाँ पे जब 1971 पे आपका सेंसस हुआ होगा, उस सेंसस से कितनी कुछ पॉपुलेशन आई होगी, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से 1972 में एक डिलिमिटेशन कमीशन बन गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस टाइम पे जब 1976 में ये अमेंडमेंट लेके आए, तो उन्होंने कहा कि 1971 में जो भी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उस पॉपुलेशन को हम कंटिन्यू करेंगे कब तक, 2000 तक, यानी जो आपका 2000 होगा, ईयर 2000 जो होगा वहाँ तक हमें इस पॉपुलेशन को कंटिन्यू करना है। जो 1971 में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने फ्रीज़ कर दिया और कहा कि इसी पॉपुलेशन को हम कहीं ना कहीं 2000 तक यूज़ करेंगे हैं, और किसके तहत किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या फ्रीज कर रहे हैं, पहले तो टोटल नंबर ऑफ सीट इन द असेंबली के अंदर फिक्स कर रहे हैं एंड डिवीजन ऑफ सच स्टेट एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज उसको फ्रीज कर रहे हैं। यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि भले ही 1971 के अंदर आपका सेंसस हुआ, सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन आई, बट फर्दर जब 2001 में भी आपका सेंसस हुआ, सेंसस होने के बाद कुछ पॉपुलेशन बढ़ी होगी, बट उस पॉपुलेशन को यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली देखा ये जाता है कि हर एक सेंसस के बाद
ये ड्यूटी होती है, ये पावर है पार्लियामेंट को कि वो कहीं ना कहीं रीएडजस्टमेंट करेगा। बट उन्होंने क्या कहा, मेनली पार्लियामेंट का मानना ये था कि अगर हर एक टाइम पे अगर हम जो भी सेंसस कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं हमें फ्रीज करना ज़रूरी इसलिए है, बिकॉज हर एक स्टेट क्या कोशिश करेगा कि भाई अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ाने पे उन पर ज़्यादा ध्यान रहेगा रादर दैन कि पॉपुलेशन को लिमिट करना। बिकॉज कहीं ना कहीं आज की डेट में हम जानते हैं कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया का बढ़ने लग गया था। डिफरेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो है पॉलिसीज़ लाई जाती थी कि भाई 2 ही चाइल्ड करो, 1 ही चाइल्ड करो, इस तरीके से। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल में लाया जाए। नहीं तो ऐसे जो भी स्टेट ऐसे खासकर आपको देखने को मिलेगा जो नदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली चाहे यूपी हो, बिहार हो, इस तरह के जो स्टेट्स है, कहीं ना कहीं वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते चले जाएंगे। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो उनको फ़ायदा ये होगा कि जो उनकी सीट्स है कहीं ना कहीं असेंबली में बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। बिकॉज वहीं आप साउथ इंडिया को देखो, वो तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चलते हैं, वो बस फोकस ये करते हैं कि जो भी चाइल्ड है उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए। और जितना ज़्यादा आप पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो जो भी रिसोर्सेज हैं आपकी कंट्री में वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाएंगे हर एक पर्सन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर चेंज आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि जो 1971 पे जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के बेसिस पे जो भी पॉपुलेशन थी और उसके अकॉर्डिंग जो भी रीएडजस्टमेंट किया गया था, यानी जो भी सीट्स थी उस पर्टिकुलर असेंबली के अंदर और जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसको फ्रीज कर दिया। कब तक फ्रीज कर दिया? बेसिकली 1976 में ये ऑर्डर आया था। तो 1976 से हम मान सकते हैं 2000 तक, यानी साल 2000 तक आपको सेम ही सीट्स जो है कंटिन्यूसली आपको हर एक स्टेट में, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी सीट्स होगी वो 2000 ईयर तक जो है कंटिन्यूसली वही देखने को मिलेगी। यानी अगर मान लो यूपी की अगर जो सीट है 1971 के हिसाब से अगर मान लो 10 सीट्स है यूपी की असेंबली में, हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टेट है, ज़्यादा ही होगी। तो हाइपोथेटिकली मान के चलो अगर 10 सीट्स है 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है 10 सीट्स यूपी को मिली है, तो वो जो 10 सीट्स है आपको 2000 ईयर तक जो है कंटिन्यूसली 10 ही मिलेंगी। भले ही आपकी पॉपुलेशन कितना भी क्यों ना इंक्रीज हो जाए। तो ये चीज़ कब बोली गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। फिर आपको यहाँ पे चेंज फिर से देखने को मिलेगा कि दिस बैन ऑन रीएडजस्टमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर, दैट इज़ अप टू द ईयर 2026। यानी जो 2000 तक फ्रीज कर दिया था उसको बढ़ा के उन्होंने 2026 कर दिया। ऑब्वियसली जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो कुछ अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, तो इसको हमने किया 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यहाँ पे अगेन आपको एक चीज़ क्लिक करेगा कि 2001 में ही क्यों अमेंडमेंट आई, क्यों? बिकॉज आपको यहाँ पे अगेन देखने को मिलेगा कि 2001 में सेंसस हुआ होगा। अब सेंसस के थ्रू भाई सरकार को पता चल गया कि भाई फिर से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो उन्होंने क्या करा कि भाई 2000, देखो मेन आपको उन्होंने 2000 तक का टाइम दिया था कि बस 2000 तक ही हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। 1971 का जो भी लेवल होगा उसको हम 2000 तक ही कंटिन्यू करेंगे। तो यानी कि अब 2000 तक कंटिन्यू करना था और 2001 में जो है फर्दर सेंसस होने थे, और 2001 में जो सेंसस हुए उसमें भी देखा गया कि भाई पॉपुलेशन तो कम तो हो ही नहीं रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो उन्होंने क्या करा कि ठीक है हम 1971 का जो भी लेवल था उसको और ज़्यादा हम कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे? 2026 तक कंटिन्यू करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 84th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2001 में आया था, उसने इस चीज़ को कन्वे किया। विद द सेम ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि भाई हमें पॉपुलेशन को लिमिट करना है। दैट्स वाई हम पर्टिकुलर सीट जो है उसको भी फ्रोज कर रहे हैं, और जो स्टेट को जो डिफरेंट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डालना है वो भी हमने फ्रोज कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया था, इट ऑल्सो एम्पावर द गवर्नमेंट टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 सेंसस, ठीक है। यानी कि जो 1991 का जो सेंसस होगा उस हिसाब से आपने जो है रैशनलाइज करनी है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को, ये बोला गया। लेटर ऑन 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो आया उसने प्रोवाइडेड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट द 1991 सेंसस, ठीक है। यानी कि जो 84th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, वो कह रहा है कि 1991 के सेंसस के हिसाब से आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको उस हिसाब से डिवाइड करो, ठीक है। 1991 में जो भी सेंसस हुआ होगा उस हिसाब से आप क्या करो, सिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड करो। बट 2003 के अंदर जब 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है वो कहता है कि देखो अब क्यों ना हम पर्टिकुलर स्टेट में अब कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम 2001 के अंदर खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि हम 1991 का सेंसस यूज़ करोगे। मतलब ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने अंदर लेके आ रहे हो, मतलब अपनी जो सिस्टम है इसके अंदर लेके आ रहे हो, उसमें भी आप पुराना वाला सेंसस यूज़ करो, भी इतना पुराना, अब तो कम से कम नया सेंसस यूज़ कर लो। दैट्स वाइज आपको देखने को मिलेगा 2003 के अंदर बोला गया
कि यहाँ पे 2001 का जो लेटेस्ट सेंसस है उसको यूज़ करना है आपको डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाने के लिए, ठीक है। यानी जो भी डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी वो 2001 का सेंसस यूज़ करके डिफरेंट जो भी स्टेट हैं उनको उनकी जो पॉपुलेशन उनकी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें डिवाइड करेगी। 1991 के सेंसस को नहीं यूज़ करना है। However, this can be done without altering the total number of seats in the assembly of the state। यानी कि यहाँ पे जो भी इतनी हमने स्टोरी देखी, यहाँ पे मेन आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। यही जो रीज़न था, ये जो ऑब्जेक्टिव था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इसीलिए इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतनी सारी अमेंडमेंट के थ्रू एक चीज़ फ्रीज कर दी कि भाई हम सीट भी फ्रीज कर रहे हैं और जो कि आपकी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको भी फ्रीज कर रहे हैं। बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि चलो ठीक है हम सीट्स को फ्रीज कर रहे हैं बट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यानी अब हम देख पा रहे हैं कि मान लो यूपी है, ठीक है। अगर हम बात करें यूपी की 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग मान लो 1 लाख पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब क्योंकि 1 लाख पॉपुलेशन थी तो उस हिसाब से मान लो जो आपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइड की थी वो 10 डिवाइड कर दी और यूपी की 10 सीट्स हैं, यानी आपने उस पर्टिकुलर स्टेट को 10 कॉन्स्टिट्यूंसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। पर जैसे आपने देखा 2001 में जब सेंसस हुआ आपकी पॉपुलेशन जो है मानो डबल हो गई, 2 लाख हो गई है, ठीक है। वो जो यूपी की पॉपुलेशन 1971 में 1 लाख थी वही 2001 में आपको देखने को मिलेगा 2 लाख हो गई है। अब आप उस 2 लाख में अगर ये कर रहे हो कि आप 10 ही सीट्स जो है असेंबली के अंदर रखोगे, बिकॉज ये तो आपने फ्रीज कर दिया। पर ये जो 10 सीट्स आ रही हैं वो चुन के पहले कैसे आ रही थी 1 लाख के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह से डिवाइड किया गया था कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम से कम 10,000 जो लोग होंगे वो पर्टिकुलरली वहाँ से एक पर्सन चुन के आ रहा है, बिकॉज इस तरीके से डिवाइड होगा अगर आपको इक्वली डिवाइड करना है। बट अगर आप जब यहाँ पे देखोगे कि 2001 का जो सेंसस है वहाँ पे जो है 2 लाख पॉपुलेशन हो गई है। अब 2 लाख को किस तरह से डिवाइड करना है, यानी कि आप ऐसा तो करोगे नहीं कि जो 10,000 है उसमें से अगर आप एक पर्सन को चुन के आ रहे हो तो अगर इस 2 लाख में भी आप इस तरीके से करोगे तो सीट्स तो बढ़ जाएंगी। जहाँ पे 10 सीट्स थी 1 लाख के हिसाब से तो 2 लाख के हिसाब से आपको कम से कम 20 सीट्स देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा कि हम देखो सीट्स को तो फ्रीज ही करेंगे, उसको हमें चेंज नहीं करना, बट हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ा देना है। यानी पहले जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 मेंबर होते थे वो अब इस 2 लाख की वजह से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कम से कम 20,000 मेंबर होंगे। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया 2001 का सेंसस को यूज़ किया है। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो भी पॉपुलेशन रही होगी उस हिसाब से उन्होंने उसको बढ़ा दिया। क्यों? बिकॉज अगर 2001 का सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे पॉपुलेशन बढ़ गई है तो अब आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनानी है उसमें 10,000 लोगों को नहीं रखना है, आपको 20,000 लोगों को रखना पड़ेगा। अगर 20,000 लोगों को रखोगे तो 20-20 के हिसाब से अगर चलोगे तब आपको देखने को मिलेगा 10 आपकी सीट्स होगी असेंबली के अंदर। अब 20,000 में से कोई एक पर्सन जो है वो इलेक्ट होके आ रहा है एंड देन वो पर्टिकुलरली जो भी असेंबली की सीट है वहाँ पे जाके बैठ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि आप 10,000 में से कोई एक ना चुनो, 20,000 से एक चुनो। तो ये जो हमने एडजस्टमेंट की है, ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ाया है ये इसलिए बढ़ाया बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही थी। 1991 के सेंसस के को ना लेके हमने 2001 के सेंसस को चूज़ किया था और मेन चीज़ ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है और सीट को कहीं ना कहीं हमें ऑल्टर नहीं करना है। आई होप आपको इसके पीछे की जो भी हिस्ट्री है वो अच्छे से समझ में आ गई हो कि क्यों बेसिकली इसको सीट्स को फ्रीज़ किया गया है, कब तक फ्रीज़ किया गया है और क्यों सिर्फ सीट को ही फ्रीज़ किया गया है। बाकी जो आपको जो देखने को मिलेगा जो आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है उसको किस तरीके से चेंज करना है, कैसे इक्वल रखना है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियरली मतलब क्लैरिटी आ गई होगी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को वापस से रिवाइंड करो, पीछे बैक करके फिर से उस चीज़ को सुनो, बिकॉज मैंने अच्छे से पूरा एग्जाम्पल के साथ बेसिक से बेसिक चीज़ें मैंने इसको समझा दी। बिकॉज अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं यूपी का भी करेंटली देखूँ तो आई थिंक 2001 के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि जो यूपी की करंट पॉपुलेशन जो है 2001 के सेंसस के हिसाब से आई थिंक 16 करोड़ कुछ है, ठीक है। यानी कि 2001 का जो यहाँ पे हम सेंसस यूज़ कर रहे हैं तो अगर यूपी की केस की बात करें तो 2001 के हिसाब से 16 करोड़ पॉपुलेशन आपको यूपी में देखने को मिलेगी और 16 करोड़ और जो सीट है कहीं ना कहीं 403 है जो कि फिक्स कर दी गई हैं। तो अगर आप इसको कहीं ना कहीं देखोगे 16 करोड़ को अगर आप डिवाइड करोगे 403 से तो करीबन आपका 4 लाख समथिंग आएगा। यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लाख
पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी 4 लाख पॉपुलेशन की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी वहाँ से एक पर्सन चुन के आएगा। सिमिलरली दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख पॉपुलेशन से एक पर्सन चुन के आना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। बट अगर आप ये बात करें जो लेटेस्ट सेंसस है हमारा, जो अभी तक 2011 का सेंसस है, उसके हिसाब से अगर देखोगे जो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो करीबन इंक्रीज़ हो गई है 19 करोड़ के हिसाब से। तो 2011 में से जो किया था, आज हम करेंटली 2024 में हैं, और अभी तक जो है जो सेंसस अभी होने ही वाला था 2021 में, उसको बेसिकली पोस्टपोन करते हुए चल रही है गवर्नमेंट। क्यों नहीं करवा रही, आई डोंट नो क्या रीज़न है उसके पीछे। बट आप सोच सकते हो कि 2011 में अगर 19 करोड़ पॉपुलेशन होगी तो राइट नाउ 2024 में कितनी बढ़ गई होगी। बट अभी भी हम जो 2001 का सेंसस यूज़ कर रहे हैं जो भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST, यानी कि जो स्टेट की असेंबली है वहाँ पे कुछ सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी हमने रिजर्व कर दी गई हैं। क्यों रिजर्व कर दी गई हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आप अगर बैक हिस्ट्री में जाके देखोगे तो वहाँ पे जो आपके जो अम्बेडकर जी थे उनका यही मानना था कि जो रिप्रेजेंटेशन है इन ट्राइब, मतलब इनकी जो सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जो सोशली बैकवर्ड हैं, बेसिकली जो मतलब कास्ट हैं, चाहे वो ट्राइब्स की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन इतने अच्छे से होता नहीं। उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए और वो भी आने चाहिए सामने, ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी डिसीजन है वो अच्छे से ले सकें। तो दैट्स वाई वो जो रिजर्वेशन था कहीं ना कहीं SC और ST को भी प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एट ए टाइम कितनी पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की, उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगी असेंबली के अंदर, ठीक है। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ असेंबली सीट रिजर्व्ड इन द स्टेट फॉर सच कास्ट या फिर ट्राइब्स के लिए टू बियर द सेम प्रपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द असेंबली एज द पॉपुलेशन ऑफ सच कास्ट एंड ट्राइब इन कंसर्न स्टेट बियर्स टू बी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मतलब मेन चीज़ क्या है कि जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की, मान लो अभी हम बात करते हैं यूपी के, मान लेते हैं 16 करोड़ है एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा 16 करोड़ है। अब उस 16 करोड़ में से कितनी है पॉपुलेशन आपको SC की, कितनी ST की, उस हिसाब से आपको क्या करनी है, सीट प्रोवाइड करनी है। मतलब जो रेशो है कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए। ओरिजिनली देखिए तो दिस रिजर्वेशन हैज़ टू बी ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स, यानी ऑब्वियसली जो रिजर्वेशन आप लेके आए थे तो उसका मेन चीज़ क्या है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, तो वहाँ से देखिए 1960 तक, यानी 10 साल तक हमने इस रिजर्वेशन को जो है एक्सटेंड किया। बट दिस ड्यूरेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड कॉन्टीन्यूसली, जो एक्सटेंड की गई सिंस देन बाय 10 ईयर्स, मतलब 10 साल करके इसको एक्सटेंड करते चले गए। नाउ एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, नाउ अंडर दी 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत दिस रिजर्वेशन इज लास्ट टू अंटिल 2030, यानी आपको ये देखने को मिलेगा कि 2019 में जो अमेंडमेंट आई है 104th अमेंडमेंट, इसने 2 चेंजेस करे। पहला चेंज ये करा कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो एक नॉमिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं अबॉलिश कर दिया कि वो चीज़ अब नहीं किया जाएगा। गवर्नर बेसिकली एक पर्सन जो नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, वो अब से नहीं होगा। एंड दूसरा चेंज ये आया कि जो रिजर्वेशन है कहीं ना कहीं उसको 2030 तक जो है बेसिकली एक्सटेंड कर दिया, यानी जो पहले देखने को मिलेगा हर 10 साल में एक्सटेंड हो रहा था, तो फाइनली 2019 में इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है 2030 तक एक्सटेंड कर दिया रिजर्वेशन को, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और कोशिश करना कि आपको ये सब चीज़ें जो है बेसिक फैक्ट आपको याद रहे, बिकॉज कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो भी फीचर्स थे, चाहे उसकी स्ट्रेंथ हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, रीएडजस्टमेंट किस तरह से करना है, रिजर्वेशन कैसे होगा, वो हमने अच्छे से देख लिया है। अब हम बेसिकली फोकस करते हैं कंपोजिशन ऑफ काउंसिल के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रेंथ की, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो भी सीट्स रिजर्व की गई है SC ST की, वो एक टेबल जो है एट प्रेजेंट आपको ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्र प्रदेश की कम से कम असेंबली के अंदर उसकी 175 सीट है, उसमें से आपको देखने को मिलेगा 29 रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और 7 जो है रिजर्व है ट्राइब्स के लिए। सिमिलरली देखने को मिलेगा क्योंकि आंध्र प्रदेश में काउंसिल भी है तो 58 आपको नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिलेगी। इस तरह अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा 60 है, ठीक है। वहाँ पे कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, इसलिए कोई भी सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं करे। ऑब्वियसली डिपेंड करता है ना, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट को रिजर्व करनी ही करनी है। अगर आपके अंदर, आपकी स्टेट के अंदर अगर मान लो शेड्यूल कास्ट की कोई पॉपुलेशन है ही नहीं तो आपको रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो वहीं अगर बात करें ट्राइब्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल एरियाज़ है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा 60 में से 59 जो है कहीं ना कहीं जो है ट्राइब्स को उन्होंने जो है बेसिकली रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, एक पता नहीं क्यों छोड़ दी होगी। असम की बात करें तो 126 सीट्स हैं और 8 उन्होंने शेड्यूल कास्ट को रिजर्व किए हैं, 16 उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये जो टेबल है आपके लक्ष्मीकांत में गिवन है, तो एक बार जाके आप उस टेबल को देखना, रीड करना, मतलब बेसिकली याद नहीं करना, आपको समझना है कि किस तरीके से हर एक स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी सीट मिली गई है और कितना फिर उनको डिवाइड किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, यूपी का मैंने आपको बता ही दिया था कि 403 सीट्स देखने को मिली थी असेंबली के अंदर। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 85 सीट जो शेड्यूल कास्ट की है, कोई शेड्यूल ट्राइब वहाँ पे नहीं है, तो दैट्स पर एक भी ट्राइब के लिए कोई भी रिजर्व सीट देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर हम काउंसिल की बात करें तो 100 सीट्स जो है काउंसिल के अंदर है। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे किस तरीके से जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसका 1/3 जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है काउंसिल का होना चाहिए स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी हम इस चीज़ को पढ़ ही रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि काउंसिल की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, अनलाइक द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर रहेंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है काउंसिल की वो फिक्स कर दी गई है, मैक्सिमम 1/3 होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। अगर मान लो यूपी की हम बात करें कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो मान लेते हैं 403 है, तो उसका अगर 1/3 निकालें, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, उतना मैक्सिमम होना चाहिए आपका काउंसिल के अंदर। और मिनिमम की बात करें तो 40 कर दी गई है। ठीक है, देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि द मिनिमम स्ट्रेंथ जो है फिक्स किया एट 40 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, 40 मतलब देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स की गई है। वॉज नॉट एप्लीकेबल टू ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थी, बिकॉज जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा उनकी जो काउंसिल थी वहाँ पे जो मिनिमम स्ट्रेंथ है 36 देखने को मिलेगी। और उन्होंने जो 36 की स्ट्रेंथ थी वो कहाँ से कर रखी थी, अपने खुद का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का, उसके थ्रू उन्होंने 36 करके रखा था। बट अभी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देन यहाँ पे बोला गेट मीन्स द साइज ऑफ द काउंसिल डिपेंड करता है साइज ऑफ द असेंबली के ऊपर, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट की जो असेंबली जो है उसका साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि काउंसिल का कितना साइज़ होना चाहिए। एंड दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट द प्रीडोमिनेंस ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस यानी असेंबली जो है द लेजिस्लेटिव अफेयर में, कि उनका डोमिनेंस ज़्यादा होना चाहिए। मान लो कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अंदर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिल रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिल रही है, तो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पर डायरेक्टली लोग चुन के आ रहे हैं उनका डोमिनेंस ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू काउंसिल जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए जो असेंबली का जो साइज़ है वो ज़्यादा मतलब होगा एज़ कम्पेयर टू काउंसिल। तो काउंसिल का जो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि असेंबली का कितना है, उसका 1/3 आपको मैक्सिमम रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट को उन्होंने फिक्स कर दिया गया है कि भाई काउंसिल का मैक्सिमम होना चाहिए 1/3 और मिनिमम होना चाहिए 40 एंड द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स बाय द पार्लियामेंट। अभी आपको देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने तो फिक्स कर दिया है, बट एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना रखना है काउंसिल के अंदर वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ही फिक्स करता है। ठीक है, ऑब्वियसली स्टेट से कंफर्म करने के बाद। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से इलेक्शन किया जाता है, यानी जो मेंबर्स वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं कैसे वो आते हैं। पहले यहाँ पे बात की कि 1/3 का जो प्रपोर्शन है वो इलेक्ट होता है बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़, यानी जो आपकी उस पर्टिकुलर स्टेट में जो लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो म्यूनसिपालिटीज़ हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, तो वहाँ से जो मेंबर्स है चुन के आते हैं। 1/3 मेंबर्स बेसिकली इन लोकल बॉडी से चुन के आएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लो टोटल स्ट्रेंथ जो भी काउंसिल किया उसका 1/3 आपका कहाँ से आ रहा है, लोकल बॉडी से चुन के आ रहे हैं। 1/12 जो होंगे इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट, मतलब ऐसे लोग जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वो बेसिकली ग्रेजुएट हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनको वहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा। 1/12 जो होंगे इलेक्टेड होंगे बाय द टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर देन स्टैंडर्ड इन सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ से जो टीचर्स होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा। एंड 1/3 इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग्स द पर्सन हु आर नॉट द मेंबर ऑफ असेंबली, यानी ऑब्वियसली वो पर्सन जो बेसिकली असेंबली का पार्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप उनमें से जो असेंबली का पार्ट नहीं बन पाया या फिर जो रह गए हैं उनको कहीं ना कहीं आप इस पर इलेक्ट करोगे। एंड द रिमाइंडर आर दी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, जो बाकी बच गए हैं उसको कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। किन पर्सनस को नॉमिनेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस कितना है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर सोशल सर्विस से अगर कोई बिलोंग करता है, ऐसा कोई पर्सन जो कि एक्सपर्टीज़ है अपनी फील्ड में, उनको जो है गवर्नर नॉमिनेट करेंगे।
दस 5/6 ऑफ द टोटल, अगर हम टोटल 6 लेके चले तो जो 5/6 प्रोपोर्शन है कहीं ना कहीं वो जो मेंबर्स है जैसे काउंसिल के अंदर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिकली इलेक्टेड होंगे, और जो 1/6 का जो प्रोपोर्शन होगा वो नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। कहाँ से? लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस की फील्ड से। द मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रेजेंट के चैप्टर में अच्छे से समझ ली थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो कि किस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू जो इनडायरेक्टली इलेक्शन किया जाता है। द बोनाफाइड और प्रॉपर्टी ऑफ अ गवर्नेंस नॉमिनेशन इन एनी केस कैन नॉट बी चैनल इन द कोर्ट। यानी जो भी गवर्नर डिसीजन ले रहे हैं, जो भी नॉमिनेशन वो कर रहे हैं, जिस भी पर्सन को नॉमिनेट करके वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लेके आ रहे हैं, उनके डिसीजन पे कहीं ना कहीं जो भी कोर्ट है उनको चैलेंज नहीं कर सकता। यानी उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो किसको नॉमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कहीं ना कहीं एक सेकेंड रूट के तहत जो है ऐसे पर्सन जो असेंबली में नहीं आ पाए हैं उन्हें काउंसिल के थ्रू एंट्री दिलाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि दिस स्कीम ऑफ कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेंटेटिव है, नॉट फाइनल। ठीक है, यानी जो भी हमने स्कीम देखी है कि इतने से इतने लोग यहाँ से चुन के आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी, फाइनल नहीं है। द पार्लियामेंट जो है मेन पावर आपको देखने को मिलेगी, द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड और टू मॉडिफाई और रिप्लेस द सेम। यानी जो भी ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी इसको कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकती है या फिर उसको रिप्लेस करके कोई और स्कीम लेके आ सकती है कि भाई अब इतने से इतने प्रोपोर्शन से इतने लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के ऊपर है। हाउएवर इट हैज़ नॉट इनेक्टेड एनी सच लॉ सो फार, बट अभी तक इसी को जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। पार्लियामेंट ने बेसिकली इसको चेंज करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए ऐसा कोई भी लॉ वगैरह अभी तक इनेक्ट नहीं किया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उस समय चीज़ें थी वही अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं, बाकी जो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो फिर। तो बाकी जो आपका मेनली बचता है वो ड्यूरेशन हम देखेंगे किस तरीके से असेंबली का कितना ड्यूरेशन है, काउंसिल का क्या ड्यूरेशन है, देन हम देखेंगे मेंबरशिप किस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर देखने को मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको आज का डिस्कशन पसंद आया। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट मेन चीज़ ये है कि आपको कंसेप्ट जो है आपको वो कहीं ना कहीं जो है उसको क्लियर करते हुए चलना है। बिकॉज एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो पॉलिटी इतनी इजी है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी कि जितने भी क्वेश्चंस अगर मान लो यूपीएससी के अगर मान लो 20 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं पॉलिटी से, तो वो 20 के 20 क्वेश्चंस आपकी इतने ज़्यादा मतलब आपकी कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उनको सही मार्क करके आओ। तो ये कहीं इस बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को बेसिकली लेते हुए चलना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूँगी कि जो भी डाउट्स हैं उनको बेसिकली आंसर करूँ। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।